मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। सीवान के पूर्व सांसद और राजद नेता शहाबुद्दीन की मौत को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म होने लगी है। इस कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शहाबुद्दीन की मौत को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने इस मसले को लेकर जांच की मांग की है। साथ ही शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने की बात को दोहराया है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन की जांच कराई जाए और उनका अंतिम संस्कार राज्य की सम्मान के साथ किया जाए। लगातार कोशिशों के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने शहाबुद्दीन की पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाने की परमिशन नहीं दी। उसके बाद दिल्ली के ITO कब्रिस्तान में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को दफन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के परिणामों के बाद से भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व पर हमले तेज हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष और अटल बिहारी वाजपेयी की मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री यशवंत सिन्हा ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। हजारीबाग से 3 बार के सांसद यशवंत सिन्हा ने अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा कि जिस तरह से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमला किया था, उससे लोग बहुत नाराज हैं और पश्चिम बंगाल के परिणाम इस गुस्से की स्पष्ट सबूत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा प्रमुख JP नड्डा को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए राज्य की जेलों में बंद कैदियों को रिहा करने पर विचार कर रही है। हत्या, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के दोषी लोगों को 60 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा करने पर विचार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बाद ये फैसला लिया गया है। 65 वर्ष से अधिक के सभी पुरुष कैदी, 50 वर्ष से अधिक की सभी महिला कैदी, गर्भवती महिला कैदी, कैंसर या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित सभी पुरुष कैदी 60 दिनों की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा किया जाने का फैसला किया गया है। कर्नाटक के चामराजनगर में एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 22 मरीजों की जान चली गई। इसमें से 23 कोविड संक्रमित थे, जबकि एक मरीज किसी अन्य बीमारी के कारण ऑक्सीजन पर था। मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ पड़ोस के ज़िले मैसूर से ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी। रविवार को ये सप्लाई किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया और मरीजों की मौत हो गई। सरकार मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं अस्पताल के बाहर भारी संख्या में मरीजों के परिजन एकत्रित हो गए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अधिकतर उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुछ उम्मीदवारों ने बेहतर प्रदर्शन किया। अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नज़दीकी मुकाबले में हराया, लेकिन राज्य के पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, सिंगूर से पूर्व विधायक रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, अभिनेता रुद्रनील घोष और हावड़ा के पूर्व महापौर स्थित चक्रवर्ती चुनाव हार गए हैं। असम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के गठबंधन ने 126 में से 75 सीटें जीतकर सत्ता में जबरदस्त वापसी का कारनामा कर दिखाया है। लेकिन अगर असम में बड़े मतों से जीत के अंतर की बात करें तो कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के गठबंधन AIUDF के उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। असम में कुल 8 प्रत्याशियों ने 1 लाख से भी ज़्यादा मतों के अंतर से हराया। इसमें 5 प्रत्याशी कांग्रेस AIUDF के रहे। अजमल की पार्टी AIUDF ने तो 100% रिजल्ट दिया है। यही नहीं, सबसे बड़ी जीत का सेहरा भी AIUDF उम्मीदवार के सिर बंधा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लागू कर्फ्यू की अवधि को 2 दिन बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब कर्फ्यू 6 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे और आवागमन पर रोक रहेगी। राज्य सरकार ने फैसला प्रदेश में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अपने प्रयासों के तहत लिया है। इससे पहले आंशिक तौर पर लगाए गए कर्फ्यू की अवधि मंगलवार सुबह समाप्त हो रही थी, लेकिन नए आदेश के बाद अब मंगलवार और बुधवार को भी कर्फ्यू जारी रहेगा।
वैश्विक दवा कंपनी फाइजर के चेयरमैन और सीईओ ने सोमवार को कहा कि कंपनी अपनी वैक्सीन को भारत में जल्द उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है ताकि उसे तेज़ी से मंजूरी मिल सके। फाइजर ने इससे पहले अप्रैल में कहा था कि उसने भारत में सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपनी वैक्सीन को लाभ रहित मूल्य पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है और वो भारत में वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगी। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हार गई हैं, जबकि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में एक बड़ी जीत दर्ज की है और तीसरी बार सत्ता संभालने के लिए तैयार है। दारुल उलूम देवबंद के सीनियर टीचर और अरबी मैगजीन अद्दाई के चीफ एडिटर मौलाना नूर आलम खलील अमीनी का आज रात 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मौलाना नूर आलम खलील पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन 2 दिन पहले ऑक्सीजन का स्तर सामान्य हो गया था। आज दोपहर को यह खबर फिर से प्रसारित होने लगी कि मौलाना के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है और सोमवार 3 मई 2021 को सुबह 3:15 बजे उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।